बहरहाल मेरे सारे खास जो सहयोगी हैं वो तो जुड़े हुए हैं और ख़ास मेहमान भी, जिनसे अब मुझे आपका परिचय करवा देना चाहिए। प्रदीप सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय जी, आपको मुस्कुराते हुए सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे दो और मेहमान हैं, प्रदीप सिंह साहब के साथ अभय दुबे जी और मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिविस्ट भी रही है। मतलब किस तरीके से एक नया बदलाव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसको लेकर लगातार वो पैरवी भी करती रही हैं। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी भी हैं। और अवनीजेश अवस्थी साहब, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, शुरुआत में आपसे करने वाली हूँ। ये जो 58 सीटें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पिछली बार किसी की झोली में वोट पड़े थे तो वो बीजेपी थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। कैसे देख रहे हैं इस पहले फेज को आप? देखिए रुबिका जी, इस बार का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें दो नई बातें हो रही हैं। हम जो चुनाव का आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हम लोग जो परंपरागत तरीका है उसमें दो अस्मिताओं पर, दो आइडेंटिटीज पर बात करते हैं, जातीय अस्मिता और धार्मिक अस्मिता। कि जाति चल रही है कि धर्म के आधार पर वोट कर रहे हैं लोग, ये एक परंपरागत जो है ये अस्मिता का आकलन होता रहा है। इस बार एक नई अस्मिता जुड़ी है, वो है लाभार्थी अस्मिता, जो इससे पहले किसी चुनाव में किसी राज्य में इस तरह से नहीं थी, इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। कुछ छोटे इलाके में रही हो तो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि पहली बार 25-30 साल में, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा नकारात्मक रूप में नहीं है, सकारात्मक रूप में है, कि इसका असर लोगों पर पड़ा है। और अभी आपके जो संवाददाता सुना रहे थे, जो लोगों से बात कर रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम पूर्व चले जाइए, पूरब चले जाइए। तीन चीजें समझी हूँ प्रदीप जी। आप ये कह रहे हैं जाति और धर्म, दूसरा लाभार्थी, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर, जो इस बार नेगेटिव रूप में नहीं है, पॉजिटिव रूप में देखा जा रहा है। ये तीन मुद्दे आपकी तरफ से हैं। अभय जी, आपकी तरफ से वो कौन से तीन मुद्दे हैं जो फर्स्ट फेज में वोटिंग के लिए सेंटर में होंगे? देखिए, प्रदीप जी ने जो कहा है मैं उससे कमोबेश सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ कि इस बार एक नया प्रयोग हो रहा है, और उत्तर प्रदेश उस लिहाज से एक घोषित प्रयोगशाला है। पहली बार ये कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार के पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में इतने लाभार्थी बनाए हैं, इतने करोड़ लाभार्थी बनाए हैं, और ये हमारे वोटर हैं या संभावित वोटर हैं, और हम जो भी एंटी इनकम्बेंसी वगैरह है सबका मुकाबला इन लाभार्थियों के जरिए करेंगे। अगर ये बात सही साबित होती है परिणामों में, तो ये मानना पड़ेगा कि ये जाति से परे जाकर, सामुदायिक निष्ठाओं से परे जाकर एक बड़ा समर्थन आधार डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए या लोकोपकारी योजनाओं के जरिए बनाया गया है। ये एक ऐसा प्रयोग है, अगर उत्तर प्रदेश में सफल हुआ तो ये भारत में लोकतंत्र में जो चुनावी गोलबंदी होती है उसके किरदार को स्थायी रूप से बदल देगा। अन्य प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है, गैर भाजपा प्रदेशों में भी ऐसा हुआ है, लाभार्थियों के जरिए एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला किया गया है। अब देखिए, वहां ऐसी घोषणा नहीं की गई है, यहाँ पहली बार ये किया है। वो पाई इन्होंने ले ली है। ये चेहरे मुस्कुराते हुए इसलिए आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, और 45 मिनट हो चुके हैं, इनफैक्ट 46 मिनट, आपसे बात करते करते 1 मिनट और ऊपर 46 मिनट हो चुके हैं। मतदान शुरू हो चुका है, खास मेहमान बने हुए हैं। मनीषा जी, अब सवाल आपसे ये है कि आज वो कौन सी चीज है जिस पर आपकी पैनी नजर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर बनी रहने वाली है? देखिए, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हूँ, एनालिस्ट हूँ। माफ कीजिएगा। जी। लेकिन आज जिस बात को मैं ध्यान रखने वाली हूँ वो है मतदान का प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि एक जो भी अब तक आधार मिलते रहे आपके स्टूडियो में, आपके सर्वेज के ज़रिए से, उसमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त है, और समाजवादी पार्टी जो है वो एक कैचअप के मोड में है। तो पूरे हिसाब किताब में यदि मतदान का प्रतिशत कम रहता है तो मार्जिन्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन मतदान का प्रतिशत अगर ज़्यादा होता है तब हम देख सकते हैं कि एक क्लीन स्वीप्स की तरफ हम जाएंगे। और एक बात जो बार बार हम ये नहीं समझा पा रहे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, चाहे कोई लॉ एंड ऑर्डर कर रहा हो या जात पात कर रहा हो, कोई किसानी कर रहा हो या लाभार्थी कर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं वो भूखंडों में छितराए हुए से हैं, और पूरी थैली आपको बटोरनी है।
वहां का लाभार्थी यहाँ का किसानी है। यहाँ आप जाटव कहते हैं तो आप जानते नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी उसके पास है कि नहीं। तो ये सब कुछ जिंदा है, जिनको हम सोच रहे हैं कि नहीं है, उन पे कोई धूल की परत नहीं है। लेकिन भूखंडों में बटा हुआ जहां चुनाव है, वहां अगर वोटिंग परसेंटेजेस हाई नहीं रहते तो ये मामला जो है बड़ा विकट सा दिखेगा और इस विसंगति को जोड़ करके एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देना जो है वो कठिन होगा। लेकिन जहां पॉलिटिकल ये परसेंटेजेस जो हैं वो हाई रहेंगी, मैं मानूंगी कि महिलाएं भी ज्यादा संख्या में आएंगी, लोगों के मुद्दे भी ज्यादा उभरेंगे। तो मनीषा जी, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पोलिंग परसेंट कितना रहता है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 64% था और आज ये बिल्कुल क्लियरली आप समझ लीजिए कोई पार्टी आगे नहीं है, सबके सब मैदान में इस वक्त शून्य पर हैं और आप तय करेंगे। और इसीलिए आपसे ये दरख्वास्त है एबीपी न्यूज और एबीपी नेटवर्क की तरफ से कि अगर आप इन इलाकों में, इन 11 जिलों की 58 सीटों के मतदाता हैं तो जाइए मतदान कीजिए, अपना राइट जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आने वाले 5 साल आपके इस वोट पर निर्भर करते हैं कि कितनी आपकी तरक्की होनी चाहिए और उसके बाद अगर नहीं होती, वोट नहीं किया तो फिर शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। लौट रहे हैं फेज 1 के वीआईपी वोटर्स, आपको और बताने हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।